वेलकम फ्रेंड्स। एनकेटी वर्ल्ड के पैनल डिस्कशन में आज आपका स्वागत है और मैं इनवाइट करना चाहूँगा एक माइकलाइट्स को आज इस विषय पर। आइए, आपका स्वागत है यहाँ पर। थैंक यू। मैं आपसे एक्चुअली आपको मैं बुलाया हूँ कि आज 25 दिसंबर है और आज के दिन का गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्व है। आज 25 दिसंबर है और आज ही के दिन गुड गवर्नेंस डे यानी कि सुशासन दिवस मनाया जाता है। क्या है ये गुड गवर्नेंस डे और इसका मतलब कुछ बताएंगे? जेनेसिस कब से हिस्ट्री है इसका? गुड गवर्नेंस डे 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने निर्णय लिया था कि इस दिन को आज से गुड गवर्नेंस डे इस साल से गुड गवर्नेंस डे बनाया जाएगा। आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जाती है। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। ठीक। तो वैसे आप बताएं कि गवर्नेंस क्या होता है, यानी शासन क्या होता है और कब एक शासन सुशासन में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, ये आपका प्रश्न है मेरे लिए। देखिए, गवर्नेंस में आपको बता दूं, गवर्नेंस का टर्म होता है कि गवर्नमेंट कोई भी हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अनेक डिसीजन लेती है। तो वो डिसीजन कैसे लिया जाता है, हाउ डिसीजंस आर टेकन। जैसे कि एक प्रपोजल आता है और फिर उसका रिव्यू होता है, वेटिंग होता है और अंत में डिसीजन होता है अलग अलग लेवल पर। तो जिन प्रक्रियाओं से गुजरते हुए एक पर्टिकुलर विषय पर, चाहे वो इकोनॉमी का हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी का मैटर हो, किसी भी विषय पर हो, जिन प्रक्रियाओं से गुजरकर एक खास विषय पर डिसीजन लिया जाता है वो गवर्नेंस हो जाता है। और ये तो गवर्नेंस हुआ, लेकिन गुड गवर्नेंस तब होगा जब उन प्रक्रियाओं में कुछ विशिष्ट फीचर्स ऐड हो जाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। धन्यवाद। तो बहुत कम लोग जैसे कि जानते हैं गवर्नेंस यानी कि गुड गवर्नेंस यानी कि सुशासन के 8 बिंदु होते हैं जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्णित किए गए हैं जी। और उन 8 बिंदुओं में पहला बिंदु है भागीदारी यानी कि पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन का मतलब आप बताएं। देखिए, भागीदारी डेफिनेटली जिसे पार्टिसिपेशन कहते हैं, ये गुड गवर्नेंस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब आप ये मानते हैं कि एक गवर्नेंस गुड गवर्नेंस हो जाएगा? जब भागीदारी का एक लेवल हो। भागीदारी का मतलब है, जैसा आप जानते हैं, डेमोक्रेसी फॉर द गवर्नमेंट, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल होता है। तो जैसे शासन में जो मार्जिनलाइज सेक्शन है या जो आधी आबादी महिलाओं की है या जो अन्य लोग हैं, इन सबकी जब भागीदारी शासन की प्रक्रिया में आने लगे, गवर्नेंस की प्रक्रिया में आने लगे, तब यह मानी जाएगी भागीदारी है। फॉर एग्जांपल, कोई भी बिल पार्लियामेंट में आता है तो उस बिल पर जनता की राय के लिए वो जाता है। तो जब जनता उस पर राय देती है तो ये माना जाता है कि जो लॉ इनैक्टमेंट हो रहा है, जो बिल कानून बनने की प्रक्रिया में हो रहा है, उसमें जनता की भागीदारी हो। ये सरकार को देखना होता है कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें किस रूप में सरकार जनता की भागीदारी स्थापित करती है। डेफिनेटली अगर भागीदारी नहीं है तो ये गुड गवर्नेंस नहीं हुआ। अब ये सरकार पर डिपेंड करता है, बीट स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि कैसे वो गुड गवर्नेंस बन पाता है। तो भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। हाँ, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट, दोनों तरीके से भागीदारी हो सकता है। इनडायरेक्ट तरीके से अपने व्यू को कर सकते हैं, डायरेक्टली आप भी कर सकते हैं। जैसे 5 साल में जनता सरकार को चुनती है तो बताती है कि हमारे प्रतिनिधि को भेजा जा रहा है दिल्ली में या पटना में, राइट। तो वो किस तरह से शासन को चलाते हैं, ये भागीदारी है। और जो चुनकर प्रतिनिधि आते हैं उनको ये देखना होता है कि जो जनता की आकांक्षा है, एस्पिरेशंस हैं, वो कितना पूरा करते हैं और नहीं करते हैं। ये पहला बिंदु था पार्टिसिपेशन और दूसरा बिंदु है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का बेसिकली मैं अगर मतलब मेरी समझ से है वो है कानून के आगे सभी को समान अधिकार है, यानी कि कानून सब पे एक समान लागू होता है। करेक्ट। निष्पक्षता एक बड़ा मुद्दा है। रूल ऑफ लॉ के बारे में बता दूं आपको, जस्ट इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़ें। रूल ऑफ लॉ भारतीय संविधान का मौलिक ढांचा भी है ना। सुप्रीम कोर्ट ने अनेक केसेस में यह बात कहा है। रूल ऑफ लॉ का मतलब है एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, दैट इज रूल ऑफ लॉ। और हम लोग ये ब्रिटिश सिस्टम से लिया गया है, एविडेसी का कॉन्सेप्ट है। इसमें कहता है कि कानून किसी के समक्ष भेदभाव नहीं करेगा।
तो अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है, दैट मीन्स इनइक्वलिटी होगा, आर्बिट्रेरीनेस होगा, पार्शियलिटी होगा। तब जितना ये सब रूल ऑफ लॉ आप नहीं करेंगे उतना ही गवर्नेंस खत्म होगा, डिसमिस होगा। इसीलिए गुड गवर्नेंस के लिए रूल ऑफ लॉ को थ्योरी और प्रैक्टिस में इक्वली एडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। तो ये दूसरा बिंदु था रूल ऑफ लॉ। हमारा तीसरा बिंदु जो गवर्नेंस का है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रांसपेरेंसी। एक गवर्नमेंट यानी मैं आपसे जानना चाहूंगा, ट्रांसपेरेंसी को आप किस रूप में देखते हैं? जी, गवर्नमेंट अकाउंट मतलब अपने जो पॉलिसीज है वो गवर्नमेंट का है, तो सूचना पॉलिसीज के जनता के होना चाहिए। जनता के लिए जो आप कानून बनाते हैं वो आपको जनता के समक्ष रखना चाहिए। करेक्ट। मतलब ट्रांसपेरेंसी का मतलब आपका ये कहना है कि जो भी चीजें हो रही है वो जनता एक तरह से उनको कॉन्फिडेंस में लेकर, माने हर प्रक्रिया में जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी, मतलब ये नहीं कि डिसीजन ले लिया गया पता ही किसी को न चला। इसे कहते हैं हिंदी में पारदर्शिता। तो पारदर्शिता भी गुड गवर्नेंस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बताइए, चौथा पॉइंट हो गया आपका जवाबदेही। जवाबदेही, करेक्ट। इसे इंग्लिश में कहते हैं रेस्पॉन्सिवनेस। आप किसको जवाबदेही मानते हैं? गुड गवर्नेंस के लिए किसकी जवाबदेही चाहिए? गवर्नमेंट की, पीपल ऑफ इंडिया, अपने ये लोगों के प्रति। तो ये जवाबदेही किस संदर्भ में होगी एक्चुअली? जैसे आप तमाम निर्णय ले रहे हो, वो किन के लिए निर्णय लेते हैं? लोगों, जनता के लिए ले रहे हैं। तो जनता के प्रति जो जवाबदेही है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक से एक निर्णय ले लिया, आपने पॉलिसी बना लिया, लॉ बना दिया, बट यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द पीपल, देन वो गुड गवर्नेंस नहीं हुआ। कोई भी गवर्नेंस जहां पर रेस्पॉन्सिबलनेस नहीं है, जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है, तो गुड गवर्नेंस नहीं हुआ। पांचवा पॉइंट हो गया आपका कंसेंसस ओरिएंटेड। कंसेंसस एक बहुत ही जरूरी चीज होती है, चाहे गवर्नमेंट में हो या लोगों के बीच हो, कंसेंसस बहुत जरूरत है। कंसेंसस के बारे में कुछ और बताएं आप नहीं, मेरा ही प्रश्न आपसे है कि आप किसको बेहतर मानते हैं? मेजोरिटी जैसे बहुमत का हुआ, बहुमत को आप बेहतर मानते हैं डिसीजन मेकिंग में कि कंसेंसस को, और क्यों? मेरे हिसाब से तो कंसेंसस को, क्योंकि सब लोग के बीच आम सहमति बनती है, तो जो हम लोग पॉलिसी या कुछ प्रावधान को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो और अच्छे से इंप्लीमेंट हो सकता है। करेक्ट। कंसेंसस का मतलब ही हुआ कि जिसके बहुमत में तो एक माइनॉरिटी ग्रुप बहुमत नहीं दिया, मतलब उसने पक्ष में नहीं दिया। आम सहमति मतलब सब लोगों का एक व्यू हो जाना जरूरी नहीं है। डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ मेजोरिटेरियन, बहुमत से चलता है। लेकिन अगर गवर्नेंस में अगर आम सहमति हो जाए, देन ये गवर्नेंस बन जाता है रियल गवर्नेंस, स्मार्ट गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। तो आम सहमति ओरिएंटेड होना चाहिए। छठा, जो सुशासन के 8 लक्षणों में छठा लक्षण है, वो है इक्विटी और इंक्लूसिवनेस। बराबरी होनी चाहिए। जी देखिए, इक्विटी और इंक्लूसिवनेस एक इंपॉर्टेंट फीचर है गुड गवर्नेंस का। मैं आपको बताता हूं किस रूप में इक्विटी और इंक्लूसिवनेस को आप देखते हैं। समावेशी, यानी कि जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, जैसे शेड्यूल कास्ट हुआ, शेड्यूल ट्राइब हुआ, वीमेन हुआ, चिल्ड्रन हुआ, फिजिकली हैंडीकैप्ड हुआ, इन लोगों को आप शासन प्रक्रिया में, डिसीजन मेकिंग में, गवर्नेंस में किस प्रकार जोड़ पाते हैं। यानी जो आपकी पॉलिसीज बन रही है, आपके जो लॉ बन रहे हैं, उन लॉ में इन लोगों को किस प्रकार आप स्थान देते हैं, कैसे उनको समावेशित करते हैं। इंक्लूसिवनेस ऑफ दोस मार्जिनलाइज्ड पीपुल, अगर ऐसा होता है तो गुड गवर्नेंस है। इंक्लूसिवनेस, एक्सक्लूसिवनेस नहीं। सपोज इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, तो आपको हर रिलीजन के प्रति ध्यान रखना होगा कि इससे रिलीजन में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जहां पर आप एक्सक्लूड कर रहे हैं, एक्सक्लूजन की पॉलिसी है, देन वो गुड गवर्नेंस नहीं हुआ। सो यू हैव टू फील कि एकदम बैलेंसिंग वे में इक्विटी हो, जस्टिस हो, इंक्लूसिवनेस हो, तब वो गुड गवर्नेंस हुआ। ये सवाल मेरे दिमाग में अभी आया है, जो अब इक्विटी और इंक्लूसिवनेस के बारे में आपने बताया है, तो अभी वर्तमान स्थिति क्या है भारत में? क्या पिछड़े वर्गों को अपना असली अधिकार मिल पा रहा है? क्या गवर्नमेंट उनका फेयर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है? देखिए, ये भारत के संविधान में तो मूल अधिकार में रिजर्वेशन की बात कही गई है। रिजर्वेशन 10 साल के लिए था, तो कहीं ना कहीं लगातार तो बढ़ता रहा रिजर्वेशन। तो गवर्नमेंट के माइंड में, पॉलिसी मेकर्स में ये बात तो आई कि अभी उन लोगों का पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया है, या उन लोगों को आगे भी अभी एक्चुअली
एफर्मेटिव एक्शन जो का सकारात्मक सरकार की कार्रवाई है वो जारी रखने की आवश्यकता है। तो धीरे धीरे इक्विटी तो हो ही रही है। संविधान एक समतामूलक समाज की ओर तो धीरे धीरे कर रहा है। सोशलिज्म जैसे चीजें हैं, ये तो बेसिक फीचर हैं, मूल ढांचा है संविधान का। आज भी भारत एक लोकतांत्रिक समतामूलक समाजवादी समाज की ओर प्रयासरत है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये अचीव कर लिया गया है, लेकिन काफी हद तक इसको स्थापित करने का प्रयास जारी है। धन्यवाद। तो आपका अगला मतलब क्या है कि 7वां बिंदु है प्रभावशीलता और दक्षता, इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। जी जी। और गवर्नेंस के लिए एक यानी गवर्नमेंट का भी इफिशिएंट और इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। संसाधन आप समझते हैं इफिशियंसी क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है? बहुत लोग वर्ड यूज करते हैं, इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस, दोनों का दोनों अलग अलग मतलब है। इफिशियंसी का मतलब हुआ मिनिमम रिसोर्सेस, कम संसाधन लगाइए और मैक्सिमम आउटपुट मिले। सपोज आपको 100 करोड़ में एक प्रोजेक्ट बनने का है, अगर वो 90 करोड़ में प्रोजेक्ट तैयार हो गया तो इसको इफिशियंसी कहा जाएगा। अगर वो 110 करोड़ में हुआ तो इफिशियंसी नहीं हुआ। इफिशियंसी का सीधा सीधा मतलब है कम रिसोर्स लगाकर अधिक से अधिक उसके ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करना। और जहां तक इफेक्टिवनेस की बात है, तो क्या आपको आउटकम मिला, क्या आपको रिजल्ट मिला? आप गुड गवर्नेंस कब होगा? गुड गवर्नेंस तभी होगा जब कम रिसोर्स आप यूटिलाइज कर रहे हो। क्योंकि स्टेट का रिसोर्सेस तो कम है, तो कम रिसोर्सेस से आप अधिक से अधिक कैसे प्रोडक्टिविटी ला रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो है रिजल्ट पा रहे हो कि नहीं। जैसे आप कितने हॉस्पिटल्स कर दिए, ऑक्सीजन सिलेंडर ला दिए, फिर कोविड को आपने कैसे कंट्रोल किया, कुल कोविड का डेथ कितना हुआ, ये देखना होगा। कोविड केस में आप चेक कर सकते हैं कि कोविड केस में जो स्टेट गवर्नमेंट रहा या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ, वो किस हद तक गुड गवर्नेंस को स्थापित करने में सफल हुआ। तो डेफिनेटली दीज आर इंडिकेटर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। जी हाँ, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लक्षण है ये। और 8वां है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अकाउंटेबिलिटी वाला है। एक गवर्नमेंट को जो गुड गवर्नेंस क्लेम करती है वो उस अकाउंटेबल होना चाहिए अपने पीपल के प्रति, जिसके लिए वो लॉ बना रही है। डेफिनेटली। अब मैंने कहा लोकतंत्र का मूल है, संसदीय शासन प्रणाली है, तो फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल है। तो अगर जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो फिर आप तो एक तरह से आर्बिट्रेरी हो जाएंगे। तब तो ये डेमोक्रेटिक नहीं, अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस होगा। अल्टीमेटली जो भी आप पॉलिसी बना रहे हो, गवर्नेंस कर रहे हो, किसके लिए? फॉर द पीपुल। तो पीपुल के प्रति अकाउंटेबिलिटी, और याद रखिए अकाउंटेबिलिटी इसलिए जरूरी है कि जनता ने चुनकर भेजा है। और अगर जनता के प्रति आपके अकाउंटेबल नहीं हो तो 5 साल फिर बाद आपको जाना है तो वो बताएगी कि कितना बैड गवर्नेंस है। ये गुड गवर्नेंस का लक्षण है अकाउंटेबिलिटी। तो ये 8 लक्षण जानने के बाद मैं पूछना चाहूंगा कि मोदी सरकार ने अभी नई स्कीम लाई है, लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस। इसका सक्सेसफुल होने का कहां तक चांस है? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। अब अच्छा है क्वेश्चन इस कॉन्टेक्स्ट में कि 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने एक नारा दिया था, लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस। तो इसका कई लोग अर्थ नहीं समझ पाते, लेकिन आज चर्चा सही पॉइंट पर है कि इसका मतलब क्या होता है। गुड गवर्नेंस डे पर इसकी चर्चा होनी चाहिए। लेस गवर्नमेंट यानी कम सरकार एंड मोर गवर्नेंस यानी अधिक प्रशासन। देखिए, जब आप बात कहते हो लेस गवर्नमेंट तो इसका मतलब होता है आप कितना गवर्नमेंटल कंट्रोल या गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस कितना कम कर रहे हो। अधिक से अधिक गवर्नमेंट अपना इंटरफेरेंस कम करे, कंट्रोल कम करे, तब ये कहा जाता है कि ये लेस गवर्नमेंट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर नई आर्थिक नीति 1991 के पहले की बात अगर आप करें तो हर चीजें राज्य सरकार करती थी हर चीजें, स्टेट का कंट्रोल था। लेकिन 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, राव मनमोहन मॉडल के तर्ज पर, जब आप एलपीजी को रोल आउट किए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो गवर्नमेंट का कई चीजों से कंट्रोल हट गया। अब गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के लिए लिबरलाइज कर दिया, आपने एफडीआई आमंत्रित किया, आपने कई लिस्ट को प्राइवेट के लिए ओपन कर दिया। ये है। तो लेस गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट डीरेगुलेट कर रही है, यानी रेगुलेशन कम है। इसका मतलब हुआ कंट्रोलिंग कम है, इंटरफेरेंस कम है। और मोर गवर्नेंस का जब आप बात करते हैं तो मोर गवर्नेंस का मतलब होता है कि आप किस बेहतर ढंग से
प्रोडक्टिविटी को दे पा रहे हैं, कितनी इफिशियंसी है, कितना इफेक्टिवनेस है, किस तरह से रिजल्ट आ रहा है। सो हाउ इंडिया इज गेटिंग बेटर एडमिनिस्ट्रेड, दैट इज मोर गवर्नेंस। और ये बहुत सही नारा मोदी गवर्नमेंट ने दिया था कि लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस। तो इसका ये संदर्भ है। तो जब सुशासन की बात चल रही है, सुशासन के 8 लक्षण जाने हमने, तो भारत में सुशासन के मार्ग में आने वाली बाधाओं की भी बात करते हैं। तो सबसे बड़ी बाधा मेरे विचार से है महिला सशक्तिकरण में कमी। महिला सशक्तिकरण में कमी। अब देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार तो प्रयास कर ही रही है। अब महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है, लोकल गवर्नमेंट के स्तर पर पंचायती राज और नगर पालिका में महिलाओं का रिजर्वेशन है ही, राज्य सरकारों ने भी दिया है, हर जगह दिया है। सवाल आधी आबादी का है, बिकॉज हाफ ऑफ द पीपुल आर वीमेन और उनका फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की बात करें, चाहे बिजनेस इंटरप्राइज की बात करें, तो आधी आबादी को दरकिनार करके या उनका जब फेयर रिप्रेजेंटेशन ना हो तो गुड गवर्नेंस नहीं हो सकता। तो योर पॉइंट इज राइट कि सबसे बड़ा एक बाधक जो है गुड गवर्नेंस में, वो है महिलाओं की भागीदारी में कम। अब डेफिनेटली जब तक महिलाओं का लिटरेसी रेट और एजुकेशन अवेयरेंस नहीं बनता, उनकी भागीदारी नहीं बढ़ती, तब तक गुड गवर्नेंस का एक लक्ष्य अधूरा रहेगा। तो जितना अधिक आप महिलाओं का यानी विमेंस इंपावरमेंट आप जोड़ पाते हैं, ये अच्छा रहेगा। मैं बता दूं, यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था ऐसे में कि इंपावरमेंट इज नॉट इनफ। सरकार का एक से एक प्रयास होता है विमेन इंपावरमेंट का, लेकिन इंपावरमेंट से केवल नहीं होगा। आप उनको एक से एक देंगे, जब तक उनको पैर पर खड़ा आप नहीं करते हैं, इकोनॉमिकली इनेबल आप उनको नहीं करते हैं और शासन प्रक्रिया में बढ़ चढ़ को भाग नहीं लेती हैं, राइट फ्रॉम राइट टू वोट टू राइट टू कंटेस्ट, ये जरूरी है। तब महिलाओं को वोट देने की प्रक्रिया से लेकर शासन की प्रक्रिया में आप ला सकते हैं। और जितनी अधिक आप महिलाओं को प्रेरित करते हैं, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में भागीदारी बढ़ता है, तब तक उनका गुड गवर्नेंस होगा, रियल गवर्नेंस होगा। ये बाधक तो है ही, खासकर भारत में। जैसे मुखिया और सरपंच का जो चुनाव है, तो मुखिया पति, सरपंच पति, मतलब अभी भी उनके पति ही कंट्रोल करते हैं, महिलाओं अभी घर की चार दीवारी में बंद हैं, हालांकि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये गुड गवर्नेंस नहीं हुआ, तो बाधक तो है ही। इस पर लगातार प्रयास करने की जरूरत तो है। स्थिति पहले से बेशक अच्छी हुई है, परंतु अभी भी वो ठीक नहीं है। और इसी संदर्भ में लोकसभा और राज्यसभा में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात थी जी। तो और ये इतने दिन से है, लेकिन अभी तक पास नहीं हो पाया बिल, तो उसके क्या कारण है? अब ये आपने बड़ा सा मुद्दा उठाया है कि 33% रिजर्वेशन नहीं हो पाया है। देखिए, जब तक राजनीतिक सहमति नहीं होती है, तब तक इसके लिए तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 368 के तहत यह प्रयास यूपीए गवर्नमेंट के समय से चला आ रहा है, जब मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थे। अब वर्तमान जो एनडीए का गवर्नमेंट है, इस पर दूर दूर तक कुछ है नहीं ऐसा प्रपोजल कि विमेन रिजर्वेशन लाया जाए। लेकिन मेरा कहना है कि अगर संविधान में संशोधन नहीं आता है, एमपी एमएलए में रिजर्वेशन 33% नहीं हो रहा है, राजनीतिक दल क्यों नहीं टिकट दे रहे हैं अधिक से अधिक महिलाओं को? अगर राजनीतिक दल अपने स्तर पर प्रयास करें तो बिना संविधान संशोधन के ही महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हो सकती है। तो हमें तो पॉलिटिकल पार्टीज को कहना होगा कि आप उनको अधिक से अधिक टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको टिकट दिया जाएगा तो उनका स्वतः भागीदारी हो जाएगा। लेकिन अगर संविधान में संशोधन होता है और 33% रिजर्वेशन होता है, अगर आम सहमति बनती है राजनीतिक दलों के बीच में, तो ये सही बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आधी आबादी को अब एक तरह से जोड़ने का प्रयास करेंगे। और ये संविधान में परमिसिबल है, क्योंकि महिला आरक्षण की बात है। संविधान के अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है कि सरकार कर सकती है। चलिए, टिकट तो कुछ कुछ महिलाओं को दिया जाता है, लेकिन वो ज्यादातर राजनीतिकरण के लिए ही दिया जाता है। दूसरी दिक्कत आती है जो सुशासन के मार्ग में, वो है भ्रष्टाचार। उच्च स्तर का भ्रष्टाचार भारत में कहा जाता है, ये कहां तक सच है? भारत की बात अगर करें तो अब भ्रष्टाचार तो है ही। अब भ्रष्टाचार आप जानते हैं कि अंग्रेज एक विरासत में मिला है, और करप्शन एक तरह से द ईटिंग द इंटायर सिस्टम। तो भ्रष्टाचार तो गुड गवर्नेंस में बाधक ही है, क्योंकि भ्रष्टाचार के माध्यम से और न केवल रिसोर्स का मतलब वेस्टेज होता है, बल्कि राइट काम जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, और जो रॉन्ग होता है वो हो पाता है। रिसोर्स का एक तरह से वेस्टेज हो पाता है। उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार का मतलब ऐसे हम समझें
कि जब टिकट देने लोग टिकट राजनीतिक दल टिकट देते हैं तो वो टिकट भी पैसे लेकर होता है। सारा चीज है कि इतना पैसा दो तो टिकट दिया जाएगा। उसके बाद चुनाव फाइट करने की बात आती है तो चुनाव लड़ने के लिए भी काफी पैसा चाहिए। एक पैसा वाला ही आदमी चुनाव लड़ पाता है और जब वो जीत जाता है तो उन्हीं पैसों को वो पुनः रिगेन करने की कोशिश करता है, उगाही करना चाहता है। ये पॉलिटिकल करप्शन है। लेकिन अगर आप बात करें ब्यूरोक्रेसी में तो ब्यूरोक्रेसी में भी करप्शन है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी शुरू से ही वो देन है कि बिना पैसे दिए सरकारी दफ्तरों में काम होता नहीं है। तो गुड गवर्नेंस के लिए बहुत बड़ी बाधा है। अब लोकपाल तो बन गया है, सीबीसी है, सीबीआई है, प्रवर्तन निदेशालय ईडी है, सब लोग है, लेकिन फिर भी करप्शन कम नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है कि केवल लॉ बना देने से, केवल इंस्टीट्यूशंस खड़ा कर देने से करप्शन नहीं होगा। जब तक कि एक एक व्यक्ति सतर्क नहीं होगा, जब तक एक करप्शन फ्री इंडिया एक मूवमेंट नहीं बनेगा, तब तक शायद करप्शन एक बीमारी के रूप में, जैसे कोविड आ गया ना तो कोविड आगे भी रहेगा, भले ही एकदम बिल्कुल मध्यम रूप में रहे, करप्शन सिस्टम का एक पार्ट एंड पार्सल बन गया है। तो इसके लिए तो जरूरी है कि एक मास मूवमेंट हो, तभी किल होगा। एक बाधक तो मैं मानता हूं कि गुड गवर्नेंस में बहुत बड़ा बाधक है। चलिए उम्मीद करते हैं आगे चल के हमारा भारत करप्शन फ्री इंडिया बनेगा। तीसरा जो बड़ा बाधा है वह प्रशासनिक शक्तियां और उनका केंद्रीकरण। तो प्रशासनिक शक्तियां कौन को क्या क्या, कुछ एग्जांपल्स दीजिए उसके, और उनका केंद्रीकरण कैसे हो रहा है? देखिए, गुड गवर्नेंस डिमांड करता है कि अधिक से अधिक डिसेंट्रलाइजेशन हो, यानी विकेंद्रीकरण। जैसे मैंने कहा, जैसे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्तर पर सरकार बना तो आपने शक्तियों को वहां पर डेलीगेट कर दिया। जितना अधिक से अधिक शक्तियां नीचे आप डेलीगेट कीजिएगा, दे विल बी इन ए पोजीशन टू बेटर गवर्न दैट। तो केंद्रीकरण करने का मतलब है सारा पावर अपने हाथ में ले लेना, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इससे करप्शन बढ़ेगा डेफिनेटली। तो यह जो शक्तियों का केंद्रीकरण है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यह गुड गवर्नेंस में बहुत बड़ा बाधा है। मोदी गवर्नमेंट ने ऐसे अनेक प्रयास किए हैं जिससे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर खत्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सैकड़ों कानूनों को रद्द कर दिया गया है, अनेक पावर जो है नीचे स्तर पर डेलीगेट कर दिए गए हैं। ये लगातार प्रक्रिया चल रही है, ये वन टाइम नहीं है, ये कंटिन्यू प्रोसेस है और ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी। ये इंपॉर्टेंट है, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ पावर जितना अधिक हो उतना गुड गवर्नेंस स्थापित होगा। डिसेंट्रलाइजेशन में कुछ दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। अब देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन आप पावर दे दिए, पहली बात तो जिनको आप पावर दिए वो कितना अवेयर हैं, कितना एजुकेटेड हैं, कितना वो ट्रेंड हैं। सपोज एक आदमी को पावर दे दिया जाए लेकिन वो उस लायक बना नहीं, वो सक्षम नहीं है, तो फिर उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। तो बिफोर गिविंग पावर आपको यह देखना होगा कि आप उनको सक्षम बना पाते हैं कि नहीं। ये कॉम्पिटेंसी इज वेरी वाइटल बिफोर यू डेलीगेट समथिंग। तो ये बहुत जरूरी है। आखिरी पॉइंट है राजनीति का अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्रिमिनलों को चुनाव में ये टिकट देना, और ये सबसे ज्यादा हैरानी की बात है तो चुनाव का टिकट लेकर वो चुनाव जीत भी जाते हैं। ये कैसे होता है? अब ये तो घटित हो ही रहा है कि राजनीति का अपराधीकरण एक बड़ी बात है। राजनीति का अपराधीकरण कैसे होता है? क्योंकि एक ऑनेस्ट व्यक्ति को, एक सामान्य व्यक्ति को जिसके पास पैसा कम हो, वो टिकट वो नहीं चुनाव जीत पाता है, क्योंकि मनी पावर, मसल पावर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। साम दाम दंड भेद राजनीति के जो सारे चीज है वो जुड़ गए हैं। होता क्या है कि राजनीतिक दल अक्सर क्रिमिनल को वोट देते हैं, क्योंकि उनके मन में यह बैठ गया है कि क्रिमिनल जिताऊ है, क्रिमिनल जीत जाएगा। आप देखेंगे कई कॉन्टेस्ट होता है विधानसभा में, लोकसभा में, जिन पर एफआईआर है, उन पर चार्जशीटेड है और वो सजा याफ्ता हैं, बट उनको टिकट मिल जाता है। 20-20, 30-30 एफआईआर हैं, बट वो जनता को प्रतिनिधि करते हैं। तो ये बाधक तो है ही। अगर एक अपराधी, क्रिमिनल अगर जनता का प्रतिनिधित्व करे तो गुड गवर्नेंस तो भूल जाइए, कभी होगा नहीं। तो ये देखना होगा, ये राजनीतिक दलों को देखना होगा कि स्वच्छ छवि के लोगों को वो अधिक से अधिक टिकट दे ना। सुप्रीम कोर्ट भी इस विषय को टेकअप कर रहा है कि किस तरह से, मतलब ये सारा चीजें
मैंने लोगों को टिकट ना दिया जाए, या इस तरह से एक लॉ बनाया जाए। चुनाव आयोग भी प्रयासरत है। चुनाव आयोग ने भी कई बार, सुप्रीम कोर्ट का भी रूल आया है कि 2 साल से अधिक अगर किसी को सजा याफ्ता हो गया तब वो टिकट चुनाव नहीं लड़ पाएगा। लेकिन ऐसे केस में क्या होता है, उनकी पत्नी या उनके भाई या उनके पुत्र चुनाव लड़ने लग जाते हैं। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब होता है क्रिमिनल को वोट देना, और या जिसके पास काफी पैसा है वो पैसा लगाता है, डर के धमका कर, फिर मतदाता स्वच्छ वोटिंग नहीं कर पाता है, और फिर वो सिस्टम में आता है तो फिर वो पैसे की उगाही करता है। इसको कहते हैं डंडा के बल पर शासन चलाना। तो ये बहुत बड़ी बाधक है, और इसके लिए विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों को एक तरह से एक होना पड़ेगा और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही, उसको भी जरूरी है कि ब्यूरोक्रेसी जैसे वो प्रतिबद्ध हो जा रही है तो ब्यूरोक्रेसी को न्यूट्रल होना चाहिए। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी को कहा कि यह लीगल फॉर्मल ब्यूरोक्रेसी है, अपॉलिटिकल, गैर राजनीतिक। लेकिन होता क्या है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी अपना फील दिखाने लगते हैं, जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी होता है, और वो भी अपॉलिटिकल नहीं रह पाता। गुड गवर्नेंस में बाधक है। चलिए, आपने बहुत अच्छे से समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन बिंदुओं को बताने के लिए। चलिए, तो अभी पैनल डिस्कशन आपका हो रहा था तो एनकेटी वर्ल्ड पर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये पैनल डिस्कशन था और इस शो को अब हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।